अनुज आपको ये बाइक? नहीं, बाइक तो मैंने नहीं देखी, मैं स्टॉक के बारे में बात करना चाह रहा था। हाँ। इसके बारे में आशीष, हाँ। ये मुझे ना बहुत हद तक इसका पैटर्न बिल्कुल वही लग रहा है जो होनासा के टाइम पे हुआ था। आपको याद होगा होनासा के टाइम पे भी बहुत लोगों ने कहा था कि वो इशू ख़राब है और ये कंपनी कुछ नहीं है, और मतलब उसने भी कई बार कोशिश की थी आने की। ओला ने भी 3-4 बार कोशिश की मार्केट में आने की, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, जिस दिन कंपनी लिस्ट हुई थी और काफ़ी नेगेटिव्स गिनाए गए थे, लेकिन समहाउ स्ट्रीट ने पॉजिटिवली लिया। उस दिन पूरी सेलिंग अब्जॉर्ब हुई, उसके बाद अगले दिन सर्किट लगा यहाँ पर। तो ये प्राइस पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऑलमोस्ट वही प्राइस पैटर्न है जो मैंने होनासा के केस में देखा था। हाँ, होनासा के केस में ये था कि वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, यहाँ अभी भी लॉस मेकिंग है। तो आगे जाते हुए देखते हैं लॉस कम होता है या नहीं होता है। पर्सनली वैसे एक चीज़ है, देखिए अब मैं इसमें किसी के ऊपर कमेंट नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ कंपनियां हैं जिनमें आप दिल से चाहते हैं कि वो कंपनियां अच्छा करें। अब वो करें या नहीं करें वो अलग बात है। जैसे जोमेटो हो गई, ओला हो गई, इवन होनासा हो गई। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स की कंपनियां हैं, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की। तो इसके लिए अगर ये कंपनियां अच्छा करेंगी ना, तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी अच्छा करे। अब करेगी या नहीं वो टाइम बताएगा। नहीं, आईपीओ ने तो पैसा बना दिया सबके लिए, बढ़िया वाला। और वाकई गजब के एंटरप्रेन्योर है। पहले मेरे को लगता था ओला कैब चला ली तो उससे कमाई हो गई थी, क्या ज़रूरत थी इतना रिस्क लेने की। पर क्या रिस्क लिया और कहाँ लाके कंपनी खड़ी कर दी। और मेरे ख्याल से लिस्टिंग तक सब ठंडा था। लिस्टिंग के बाद मेरे को लगता है सबको अपने सब फंड मैनेजर्स को अपने पोर्टफोलियो में चाहिए। आप वो रिस्क नहीं सकते हो, और उसी के चलते बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन बना। पार्थिव, ओला इलेक्ट्रिक 110 पे ये लिस्टिंग ने सरप्राइज तो करा, एक्यूमुलेशन बहुत स्ट्रांग हुआ। एट 110 आप बायर हो या आप वेट एंड वॉच वाला मोड आ गया स्टॉक का? देखिए आशीष जी, आई फुल्ली अग्री विद व्हाट अनुज जी सेड कि आई थिंक जिस तरह का रिस्क लिया है और जिस तरह के एंटरप्रेन्योर है, वेरी वेरी अग्रेसिव। और आई नो समबडी जिन्होंने ओला का जो प्लांट है वो विजिट किया है, एंड दे वर परप्लेक्स्ड कि जिस तरह का स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, जिस तरह की मशीनरी टाइप यूज की है, इट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई थिंक हम काफी बार चाइना की बात करते हैं कि चाइना में जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी है, आई थिंक दिस इज एट पार और इवन स्लाइटली बेटर। और आई थिंक आने वाले 3 साल में जिस तरह की विजिबिलिटी दी है, लॉट ऑफ प्लान्स हैव बीन ओपन। मैं अभी चिप डिजाइनिंग और चिप्स की तो मैं वो साइड पे रख रहा हूँ। वी स्टिल डोंट नो, लॉन्ग वे टू गो बिकॉज इट्स नॉट सो इजी। बट ये जो इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट है जहाँ पे अभी तक इंडिया में ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, तो आई एम जस्ट पुटिंग इन द नेक्स्ट 3 years नंबर्स ऑफ वेरी कंजर्वेटिव नंबर्स ऑफ 5 लाख यूनिट्स पर एनम। और जिस तरह की प्राइसिंग है 78,000 से 2 लाख के आसपास, अगर मैं मोटा मोटी 1 लाख की एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिनूं, तो इंक्रीमेंटली बाइक डिवीजन 5,000 to 6,000 करोड़ इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज ऐड करेगा। प्लस जो स्कूटर सेगमेंट है वो तो अच्छा ही कर रहा है इनके लिए। आगे जाते आई थिंक की पॉइंट यही रहेगा कि जो बैटरी का कॉस्ट है उसमें अगर 20 to 30% मार्जिन की इंप्रूवमेंट होती है, तो आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल वेंचर। तो नो डाउट रिस्क है, एग्जीक्यूशन रिस्क है, कॉम्पिटिटिव रिस्क है, सब बात सही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आई थिंक इन्वेस्टर्स को उनके पोर्टफोलियो के एलोकेशन का 2 to 3% ऐसे स्टॉक्स में डालना चाहिए। यही सेम स्टोरी मुझे याद है जब मैं यूएस था, टेस्ला के बारे में थी। मैसिव लॉस मेकिंग कंपनी थी, पीपल ने राइट ऑफ कर दिया था, $14-17 का प्राइस था। उसके बाद जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन किया, जो वेल्थ क्रिएट की है, आई एम नॉट सेइंग समथिंग सिमिलर कैन हैपन इन ओला, बट लेकिन ये कंपनी में आई थिंक रिस्क बनता है। लेना चाहिए, ठीक बात। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।